लेफ्टिनेंट बत्रा और कैप्टन जामवाल अपने जवानों के साथ रात के 9 बजने का इंतजार कर रहे थे ताकि अंधेरे का कवर लेकर वो पीक 5140 की चढ़ाई शुरू कर सकें। लेकिन दुश्मन भी सतर्क था। वो बार बार फ्लेयर की रोशनी में यह देखने की कोशिश कर रहा था कि कहीं कोई ऊपर तो नहीं आ रहा है। अब अगर चढ़ाई करनी थी तो जरूरी था कि दुश्मन अपने बंकर में रहे, और ऐसा करने के लिए तोप के गोले खोल दिए गए। पर तोप के गोलों को अपने और पराये का क्या फर्क मालूम, वो तो अपने सैनिकों को भी लग सकते थे। अमूमन ऐसी फायरिंग को तब रोक दिया जाता है जब सैनिक 400 मीटर के दायरे में पहुंच जाते हैं, पर यहां आदेश थे कि सैनिक जब तक दुश्मन के बंकर के 200 मीटर करीब न पहुंच जाए तब तक तोप चलते रहे। पाकिस्तान को भी शक हो चला था कि भारत की ओर से जरूर कोई कार्रवाई हो रही है, इसीलिए जैसे ही आर्टिलरी ने फायरिंग बंद की वैसे ही दुश्मन बंकरों से बाहर आकर गोलियां बरसाने लगा। बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि पहाड़ियों के अंदर एक चीज रियलाइज करिए कि जो भी आदमी डिफेंस लेता है उसकी जो शक्ति है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उसको जो टेरेन है वो साथ देती है। मुश्किल पड़ती है अटैक करने वाले को। जिस तरफ एंगेज कर दिया उनको अपने हमले के फायरिंग के साथ एंगेज कर दिया, कार्रवाई दूसरी तरफ से करते थे। इस वजह से हमारी पलटन इतने जो है वो आगे बढ़ी कि दुश्मन को ये पता नहीं चलता था कि कहां से क्या कार्रवाई हो रही है। तब लेफ्टिनेंट बत्रा और कैप्टन जामवाल ने वो फैसला लिया जो उनके खुद के लिए बेहद घातक हो सकता था। उन्होंने कहा कि जब तक वो 100 मीटर के दायरे में नहीं पहुंच जाते गोलाबारी जारी रहे। वो लोग ऊंचाई पे थे सब, और आप जानते हैं ये सारी नाइफ रिजेस हैं, बहुत ही बारीक, डिप्लॉयमेंट के लिए ज्यादा जगह नहीं है। तो अगर आपने और बहुत स्टीप क्लाइम्स हैं और कवर नहीं है जिसके पीछे आड़ के पीछे आप कुछ अपने आप को बचा सके। दोनों कैप्टन्स की उम्र करीब 24-25 साल थी, लेकिन जंग के मैदान में वो गजब का हुनर दिखा रहे थे। जब गोलाबारी होती है तो स्प्लिंटर 45 डिग्री के एंगल पर निकलते हैं। दोनों ने सैनिकों को फरमान दिया कि वो जमीन पर लगभग लेट जाएं और अपने हेलमेट को कस कर पकड़े रहें और इसी पोजीशन में आगे बढ़ें। जब टारगेट 100 मीटर करीब था तब उन्होंने फिर बेस को रेडियो किया कि वो फायर बंद करें। चोटी के दो तरफ से दुश्मन के बंकरों पर लेफ्टिनेंट बत्रा और कैप्टन जामवाल की कंपनियां टूट पड़ी। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ने आगे बढ़ते हुए पहले बंकर में ग्रेनेड उछाला और फिर दूसरे की ओर लपके। इस युवा अफसर की दिलेरी देखकर उनके सैनिकों में जोश भर चुका था। छलांग लगाया और एक फर्स्ट बैंकर के ऊपर जाकर के धावा बोल दिया, और वहां पर बैंकर के अंदर ही AK-47 के साथ उन्होंने 2 जवानों को मार दिया। इसी तरह बाकी जवान भी उसके ऊपर दावा बोल दिया और पूरे जितने संगठते जो टॉप है उसको बाएं वाला हिस्से को कैप्चर कर लिया। तो वहाँ पर एक दुश्मन कुत्ते के हाथों पाए जब लड़ाई हुई तो फिर जो है उनको मार गिराया। सर कैप्टन विक्रम बत्रा को लड़ते हुए जो जेसी और जवान थे, इन्होंने ये सोचा कि जब हमारा ही कंपनी कमांडर इस दिलेरी से लड़ रहे हैं तो क्या हम भी कम नहीं। उन्होंने भी उनका साथ ऐसा दिया। लेफ्टिनेंट बत्रा और कैप्टन जामवाल ने दुश्मन के 7 बंकरों को नष्ट कर दिया था। भारतीय दिलेरों ने कुछ पाकिस्तानियों को मारा था तो कुछ पाकिस्तानी भागते भागते 17,000 फीट की ऊंचाई से गिर गए थे। उजाला होने में अब 1 घंटा बाकी था, यानी ऑपरेशन खत्म होने का आधिकारिक वक्त। बेस कैंप में बेचैनी से अगली आवाज का इंतजार हो रहा था, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। कुछ ही देर में वायरलेस पर एक और आवाज आई। कोड वर्ड में युवा कैप्टन्स के ये वो इशारे थे जो जीत की घोषणा कर रहे। 5140 को कैप्चर किया था तो उन्होंने अपने कोड वर्ड से सीओ साहब को बताया, जे दिल मांगे मोर। तो वो सीओ साहब समझ गए कि बत्रा साहब बिल्कुल क्लियर बिना कैजुअलिटी के इन्होंने टॉप को पकड़ लिया। ये उस टुकड़ी के लिए कोड वर्ड था, लेकिन पूरी सेना के लिए, समूचे देश के लिए ये नया नारा बनने वाला था। एक ऐसा भाव जो करगिल युद्ध की दिशा तय करने वाला था, यानी भारतीय सैनिकों का एक ऐसा समूह जो एक जीत से संतुष्ट नहीं, जिनका दिल और बहुत कुछ और चाहता था।
तो जब वो फर्स्ट अटैक के लिए गया था तो उसका सक्सेस कोड था ये, तो हमें भी नहीं आइडिया था कि वो इतना ज्यादा डेयरिंग है और इतना ज्यादा डेयरिंग एक्ट करेगा कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1.3 पिंपल से लेके टोलोलिंग रिज क्रॉस करके 0.51 फिर कैप्चर करेगा। तो जब उसने वहां पे अटैक किया और वहां पे जिसको सक्सेस मिला, तो मुझे लगता है वो इतने जोश में था कि उसको लग रहा था कि यार अभी तो वॉर शुरू हुआ है और ये टेररिस्ट तो मार दिए, क्योंकि उसने हैंड टू हैंड कॉम्बैट में 4 टेररिस्ट को खत्म किया था वहां पे। तो उसको लग रहा था कि मुझे और मिल जाएं, जितने बंकर मिल जाएं, जितने टेररिस्ट मिल जाएं, जितनी भी इन्फिल्ट्रेशन हुई, आई विल किल ऑल ऑफ देम। तो शायद उस वक्त उसका जज्बा था कि उसने बोला ये दिल मांगे मोर की, उसको हंगर थी कि अभी तो बैटल शुरू हुआ है, जिसने आना आ जाओ, हम देख लेंगे। हाँ, तो वो जब उन्होंने वहाँ पर कैप्चर किया था 5140, तो उनके कमांडर जो थे जोशी साहब, उन्होंने कहा था कि विक्रम कैसा महसूस कर रहे हो, हाउ यू फील। तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि सर ये दिल मांगे मोर। तो उनका मतलब कहने का ये था कि मैं और चोटियाँ फतेह करना चाहता हूँ, मेरे जो लड़के हैं वो और आगे जाना चाहते हैं। इस बेमिसाल जीत की तस्वीरें समूचे देश ने देखी। माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उनका बेटा देश की नई उम्मीद, नई आवाज बन चुका था। द्रास सेक्टर में लड़ रहे थे तो बेस कैंप पर वो आए और उन्होंने हमें टेलीफोन से ये सूचना दी कि मैंने 5140 कैप्चर की है। तो हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे बेटे ने एक चोटी फतेह की है। काफ़ी घमासान लड़ाई के बाद में, जिसमें हैंड टू हैंड फाइटिंग भी थी, ये हमने जीती। उसके बाद में मुझे विश्वास हो गया कि अभी हमारे जवान जो हैं वो आगे की पहाड़ियों के ऊपर भी विजय हासिल कर सकते हैं। आर्मी चीफ ने भी लेफ्टिनेंट बत्रा से बातचीत की, उन्हें बधाई दी और रणभूमि पर ही विक्रम बत्रा का प्रमोशन हो गया। वो लेफ्टिनेंट से कैप्टन विक्रम बत्रा हो गए। उनकी वीरता ऐसी थी कि दुश्मन उनसे थर-थर कांपने लगा था। कैप्टन बत्रा को शेर साहब इसलिए एक कोडवर्ड था हमारा, जो कि यूनिट के अंदर सभी को पता था कि जब भी वो सट के ऊपर बात करते थे, बैलिस्ट के ऊपर बात करते थे, तो माना जाता था कि वो शेरशाह जिनके विक्रम बत्रा ही बोला जाता है। अपने नाम को, अपनी पहचान को छुपाने के लिए उन्होंने अपना नाम शेरशाह बोला जाता था, यानी कि वो एक शेर की तरह यानी कि झपट मारते थे। उनकी जो बातचीत करने का तरीका था वो भाई शेरों वाला था, वो शेर दिल थे और वो उन्होंने कर दिखाया, क्योंकि वहाँ पे जो उनका काम करने का तरीका था वो ऐसा अनोखा तरीका निकला कि वो शेर दिल तो क्या महान शेर दिल हो सकते थे और थे। दुश्मन पर कहर बनकर टूटने वाले इस शेरशाह का एक नाजुक और नरम पहलू भी था। कैप्टन बत्रा की एक प्रेम कहानी थी, एक ऐसी लड़की जिनसे वो लौटने के फौरन बाद शादी करना चाहते थे। दोनों ने निर्णय किया था कि वो विवाह करेंगे कारगिल के युद्ध के बाद, और विक्रम जहां भी होते थे, किसी भी ऑपरेशन में या किसी और पोस्टिंग में, चाहे सोपोर रहे हो या किसी कोर्स पर रहे हो, तो उनका ये नियम था, मोबाइल फोन से पहले की है ये बात, कि 7 बजे बुधवार शाम उनकी ये मित्र टेलीफोन के पास होती थी अपने घर पे और ये फोन करते थे। द्रास में युद्ध के दौरान फोन कहाँ से मिलेगा, तो मैंने खुद ही कहा कि आप मेरे सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल कीजिए, और उनका चेहरा जैसे खिल गया। और दोनों ने निर्णय तो कर ही लिया था कि युद्ध के बाद वो विवाह कर लेंगे। वो बात थी 1999 की। 2016 में आज तक उस महिला मित्र ने विवाह नहीं किया और शायद आज भी उन्हें फोन का इंतजार रहता है। बेहद निजी होने के कारण हम आपको उस लड़की की तस्वीर नहीं दिखा सकते। हाँ, इतना जरूर बताएंगे कि उन दोनों की मोहब्बत गहरी थी, इतनी गहरी कि अपने विक्रम के इंतजार में उन्होंने आज भी शादी नहीं की। बहुत पहले ही उन्होंने हमें ये बता दिया था, इस बात से अवगत करा दिया था कि अगर मेरी शादी आपने करने का जैसे सोचते हैं कि हम लड़कियां देखेंगे और तेरी शादी करेंगे, तो मेरे लिए कोई लड़की ना देखना। मेरी एक क्लास फेलो है, मैं उसी को पसंद करता हूं और आपसे मैं उसकी
इंट्रोडक्शन करवा दूंगा और आपने मेरे से उसी से शादी करना। उसने ये एकदम से प्रण ही ले लिया था कि मैं शादी नहीं करूंगी और आज तक वो स्टिल शी इज़ अनमैरिड। जब वो अपना कॉलेज में थे तो उनकी एक फ्रेंड थी डिम्पल और दे वर वेरी क्लोज और उनका था, हमारा व्यू था कि जब दे वांटेड टू गेट मैरिड तो विक्रम जब बैटलफील्ड में गया था तो जिसने बोला था कि जब वंस ही इज बैक फ्रॉम द बैटलफील्ड तो दोनों की शादी करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली 8 जुलाई को विक्रम का जब हमें खबर मिला तो जो मेरी लास्ट मीटिंग उन दिनों में 99 में डिम्पल के साथ हुई थी, 3 जुलाई को मैं इंसिडेंटली चंडीगढ़ आया हुआ था और मेरी शताब्दी थी चंडीगढ़ टू दिल्ली, तो मेरे को डिम्पल ने सी ऑफ किया था और डिम्पल ने मुझे ऐसे मजाक में बोला कि अब तो बैटल खत्म होने वाला है और जब विक्रम आएगा तो कुछ तुझे याद है ना तेरा प्रॉमिस, तूने हमारी शादी करानी है। शायद अद्भुत वीरों को ही नसीब होती है बेमिसाल वफादारी। हम उस वीरता के साथ उस मोहब्बत को भी सलाम करते हैं। खैर, प्यार और वापस लौटने के इंतजार के बीच युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। भारत के पास अब कई बड़ी बड़ी चोटियों पर, अहम चोटियों पर कब्जा था। टाइगर हिल भारत के पास था, लेकिन जब तक मशकों से पाकिस्तान को खदेड़ा नहीं जाता तब तक खतरा बरकरार था। मशको घाटी की चोटियां द्रास की पहाड़ियों से ऊंची थी और दुश्मन यहां मजबूती से काबिज था। 13 जैकरेट, 17 जाट और 2 नागा को बुलावा भेजा गया। कैप्टन बत्रा भी अपने साथियों समेत मशको के लिए रवाना हो गए। यही कहने लगा कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ, आपने मेरी चिंता नहीं करनी और बहुत अच्छी तरीके से मैं आपके आशीर्वाद से चोटियाँ फतेह कर रहा हूँ और साथ साथ ही युद्ध भी कर रहा हूँ। आप कोई भी मेरी चिंता ना करें और मेरे को ये आशीर्वाद दें कि मैं और बढ़ता जाऊँ। तो मैंने उसे अपनी तरफ से आशीर्वाद दिया। तो 4875 पर जाने से पहले जो उन्होंने मुझसे बात की है तो उन्होंने सबके बारे में पूछा है, अपने बहनों के बारे में पूछा है कि सब कैसी हैं, अपने भाई के बारे में पूछा है वो कैसा है, अपने दोस्तों के बारे में पूछा है वो कैसा है और सबका हाल चाल पूछा है उन्होंने। और उन्होंने ये नहीं बताया है कि मैं जो है नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए जा रहा हूँ। उनके नेक्स्ट ऑपरेशन का तो हमें पता लगा है उनके पत्र से, जो कि हमें बाद में प्राप्त हुआ है। लेकिन जब उन्होंने हाल चाल पूछा है सबका, इवन फ्रेंड्स का भी और सभी का, तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद ये किसी और सीरियस ऑपरेशन में जा रहे हैं। यहाँ पीक 4875 पाकिस्तान को भारतीय सीमा में तकरीबन 30 किलोमीटर के दायरे तक देखने की आजादी देता था और इस पर कब्जे की कड़ी कोशिशें की जा रही थी। तेज बुखार के कारण कैप्टन विक्रम बत्रा को मजबूरन एक्शन से दूर रहना पड़ रहा था। लेकिन जब हिंदुस्तानी बहादुरी के बावजूद पाकिस्तान का पलटवार जारी रहा तो उन्होंने जिम्मा उठाने की पेशकश की। मैं ऑपरेशन में जाना चाहता हूँ। तुम्हें तेज बुखार है, बाहर मौसम भी अच्छा नहीं है, बर्फ गिर रही है। सर मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं जाना चाहता हूँ। बटालियन को मेरी जरूरत है। तुम्हारा पिछला घाव भी भरवा नहीं है। सर मैं कॉन्फिडेंट हूँ, 4875 हमारा होगा। ठीक है, जाइए। सर पीक 4875 की चढ़ाई बिल्कुल खड़ी थी। 80 डिग्री का स्लोप था, घुप अंधकार था और चोटी के करीब घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी शून्य थी। उस पर बर्फबारी की वजह से चढ़ाई में भी मुश्किलें आ रही थी। लेकिन विक्रम बत्रा तो पाकिस्तानियों की मौत बनकर आए थे। उजाला होने से पहले वो 3 गन पोजीशंस को खामोश कर चुके थे। जैसे जैसे उजाला बढ़ता है वैसे वैसे आपका काम दुगना तिगना और चुगना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर एक आदमी को चुन चुन के उसको टारगेट कर लेते हैं। कैजुअल्टीज ज़्यादा हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इसलिए कोशिश ये होती है कि रात के टाइम पे ही पूरा काम पूरा हो जाए अटैक का। पर अगर दिन हो जाए काम करते करते, क्योंकि डिफ़िकल्टी थी टेरेन की, डिफ़िकल्टी थी फायर की, तो उसके ऊपर भी ना रुकना और सवेरा होने के बाद भी चलते रहना, तो ये चीज़ें जो होती हैं सिर्फ एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीडर्स करते हैं। जो बहादुर हैं वो बहादुरों से बहादुर होते हैं, वो करते हैं।
लेकिन एक कोने से गोलियां अभी भी बरस रही थी और पहाड़ के ऊपर अब तेज रोशनी फैल चुकी थी। खुली लड़ाई के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दुश्मन इतना नजदीक था कि गोलियां चलाने तक की गुंजाइश नहीं थी। कैप्टन बत्रा दुश्मन पर टूट पड़े और अपनी बेनेट से दुश्मन को मारना शुरू कर दिया। उनका इतना खूंखार रूप देखकर प्लाटून के सैनिकों में भी जोश भर गया। आगे बढ़ते हुए कैप्टन बत्रा ने दुश्मन की एक और पोजीशन देखी। वो सीधे वहां पर लपके और 4 पाकिस्तानियों को मार डाला। चोटी पर भारत का नियंत्रण लगभग पूरा हो चुका, पर इस भीषण संग्राम में कैप्टन बत्रा के एक साथी अफसर जख्मी हो गए। नायब सूबेदार रघुनाथ सिंह उस अफसर को बचाने आगे जा रहे थे, पर कैप्टन बत्रा ने उन्हें रोक दिया। मैं आगे चलना शुरू हो गया। मेरा और कैप्टन बत्रा साहब का करीब 1 मीटर का, जहाँ 1.5 मीटर का फैसला था। तो जैसे ही मैं 3 कदम चला तो उन्होंने मुझे कंधे से यानी कि पकड़ करके रोक लिया और हम दोनों ही नीचे बैठ गए और मेरे कान में बोलने लगे कि देखो साहब, रघु साहब आपके तो बच्चे भी हैं, तो मेरे तो बच्चे भी नहीं हैं। तो वो आगे चलना शुरू हो गए। पर ज्यों ही कैप्टन बत्रा बंकर से बाहर निकले, एक गोली उनके सीने को भेद गई। रणभूमि की चीत्कार को उस भयानक पल का सन्नाटा चीर गया। एक बुलेट ऐसा लगा उनकी चेस्ट में लगा, फिर भी वो खड़े रहे और बैठ करके फायर कर रहे थे। और पाकिस्तान आर्मी ने वहाँ पर RPG-7 का फिर एक राउंड फायर किया, जिसका वो सल उनको लगा और वो हमेशा के लिए वो गहरी नींद में सो गए। कैप्टन विक्रम बत्रा के साथियों में ऐसा गुस्सा भर गया कि उन्होंने चुन चुन कर बचे हुए पाकिस्तानियों को चोटी से साफ कर दिया। जीत हिंदुस्तान की हुई थी। चोटी पर शान से लहराता हुआ तिरंगा मानो अपने सपूत के उस प्रण पर नाज कर रहा था जो उसने अपने प्राण देकर पूरा किया। दोनों ऑफिसर्स ने कैप जो थी वो उतार करके तो ये खबर दी कि विक्रम बत्रा इज़ नो मोर। तो हमें काफ़ी एकदम से सदमा लगा। तो उन्होंने ये अपना वादा पूरा किया। जैसा उन्होंने कहा था कि मैं या तो झंडा लहरा करके आऊँगा, उन्होंने 2-3 पीक्स कैप्चर किए और झंडे भी लहराए और वो लिपट करके तिरंगे झंडे में वो वापस आए। कैप्टन विक्रम बत्रा की शहादत के ठीक 18 दिन बाद करगिल युद्ध का अंत हो गया। पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। आज भी करगिल में कैप्टन बत्रा की यादें हर ओर बिखरी पड़ी हैं। उस पीक 4875 को आज बत्रा टॉप कहा जाता है। कहते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा इतने होनहार अफसर थे कि एक दिन सेना प्रमुख जरूर बनते, और यह बात खुद तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल VP मलिक ने कही थी। कैप्टन विक्रम बत्रा को खोने का दुख न केवल उनके परिवार को है, बल्कि पूरा देश हिंदुस्तान के इस शेर को सलाम करता है। आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी और वीर की गाथा के साथ। वंदे मातरम।